नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात लखनऊ से आ रही बड़ी खबर की। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस कार्यालय में होगी प्रियंका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। दोपहर 1 बजे प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस कार्यालय में ही प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में ही हैं और जैसा कि पहले तय किया गया था कि सप्ताह के 5 दिन प्रियंका गांधी प्रदेश में ही रहेंगी। ऐसे में प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश में ही हैं और लखीमपुर कांड के बाद से लगातार पार्टी को और मजबूत करते हुए किसानों के हक में आवाज उठाती हुई दिख रही हैं और कल प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी को लेकर कर सकती हैं। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी नितिन अग्रवाल को यूपी विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्होंने सपा के नरेंद्र सिंह वर्मा को भारी अंतर से हराया। नितिन के पक्ष में 304 वोट पड़े, जबकि सपा के नरेंद्र सिंह वर्मा को सिर्फ 60 विधायकों का समर्थन मिला। वैसे वोटिंग से पहले ही नितिन अग्रवाल का चुना जाना तय था। नितिन अग्रवाल हरदोई सदर के सपा से विधायक हैं। सपा के बागी नितिन को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। नितिन अग्रवाल के उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि नितिन अग्रवाल तकनीकी रूप से सपा के ही विधायक हैं। उन्हें उपाध्यक्ष बनाकर सरकार ने संसदीय परंपराओं का पालन किया है। सीएम योगी ने भी ये भी दावा किया है कि आज के नतीजों से 2022 की तस्वीर साफ हो गई है। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, सुनते हैं। नितिन अग्रवाल तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो सबसे बड़े दल के सदस्य को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए था। यह काम भी उस संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल ने सदन के रूप में यहाँ पर ये भी किया है। युवा भी हैं, तो समाजवादी पार्टी के कई चेहरे सामने आ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी युवा विरोधी है। समाजवादी पार्टी अपने ही सदस्यों को नहीं बचा पाती है। अंतर विरोध, क्योंकि अंतर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी तो बनाया, लेकिन पूरे विपक्ष को भी वह एकजुट नहीं कर पाए। अच्छा होता कि आपस में एक संवाद बना करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते, लेकिन वक्त सबको समझा देता है। 2022 का चुनाव और अच्छे ढंग से इसको समझाने का कार्य करेगा। आज का परिणाम इस बात को साबित करता है। गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित आईटीआई कॉलेज में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी की महिलाओं के सशक्तिकरण और आंगनबाड़ियों को किस तरीके से आधुनिकीकरण किया जाए उसको लेकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर स्वपोषित समूह की ओर से आंगनबाड़ियों को वित्तीय सहायता दी गई। साथ ही इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हर कॉलेज को एक बच्चा और एक केंद्र को गोद देना चाहिए, जिससे उसका समुचित विकास हो सके। गाजियाबाद आईटीआई कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन इतनी बारिश में ऐसी स्थिति है, अक्सर एक कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका लग सकता है। दरअसल कानपुर के मेहरबान सिंह का पूर्वा में बनी चौधरी हरमोहन सिंह की कोठी सपा का गढ़ रही है। जहां चुनावी रणनीति से सरकार गठन की रणनीति चौधरी हरमोहन सिंह की कोठी से होकर निकलती थी, लेकिन अब इस कोठी के ऊपर बीजेपी ने किला फतेह करने की तैयारी कर ली है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सपा के बीच एक दूसरे को सह और मात देने की कवायद जारी है। अखिलेश यादव जहां बसपा नेताओं को अपने साथ मिलाकर मायावती को कमजोर करने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी की नजर इस बार सपा के कोर वोट बैंक यादव समुदाय पर है। दरअसल प्रदेश के मुलायम सिंह के बेहद करीबी नेता और कानपुर इलाके में मजबूत पकड़ रखने वाले यादव समाज के बड़े नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य चौधरी हरमोहन सिंह यादव का परिवार को बीजेपी अपने पाले में लाकर सपा को झटका देने में जुटी हुई है।
दरअसल पिछली बार जब चौधरी साहब की जयंती मनाई गई थी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इस बात के संकेत दिए थे कि सुखराम का परिवार बीजेपी में शामिल हो सकता है। और इस बार शताब्दी समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आगमन की शहर भर के साथ कई जिलों में होर्डिंग पोस्टर से सियासी माहौल को गरमा दिया है। हालांकि सीएम योगी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह शामिल होकर इस परिवार में भाजपाई होने में जो कसर बच गई थी वह पूरी भी हो गई। हालांकि चौधरी हरमोहन सिंह को लेकर उनके परिवार में अब तक जो भी बड़े आयोजन हुए उसमें सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का ही दबदबा बना रहता था, लेकिन पिछले 2 सालों से इस रिश्ते में लगातार दूरी देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि अखिलेश यादव के हाथों में कमान आने से सुखराम यादव परिवार का सपा से मोहभंग हो गया। तो वहीं अब योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियां अब चौधरी साहब की तीसरी पीढ़ी के युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही है। बता दें कि कानपुर नगर और देहात जिले के इलाके में चौधरी सुखराम सिंह की यादव समाज और ओबीसी वोट बैंक में अच्छी पकड़ मानी जाती है। अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जिसके चलते यादव समाज के बीच बेहतर पकड़ रखते हैं। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी की नजर ओबीसी के साथ साथ यादव वोट बैंक को साधना चाहती है। कानपुर क्षेत्र की सीटों पर ओबीसी वोट बैंक अच्छी तादाद में है। ऐसे में बीजेपी सुखराम को अपने साथ मिलाकर अखिलेश को कोर वोट बैंक में सिंध लगाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। दिनेश शर्मा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, आज यहाँ पर आप आए, क्या कहेंगे? आज जो सुखराम सिंह जी हैं उनके बेटे आज भाजपा में शामिल हो गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी एक ऐसे सम्मानित नाम रहा है पूरे भारतवर्ष में जिनका सभी दल के लोग सम्मान करते आए हैं। और चौधरी सुखराम जी उस परंपरा के व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सभापति होते हुए सबका काम किया है। और आज उनका जन्म शताब्दी समारोह था, उसमें हम लोग आए हैं और मुझे खुशी है कि पूरे देश का जो यादव महासभा का जो महाकुंभ था वो आज इनके जन्म शताब्दी समारोह में मुझे दिखा। और जो इतना बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पे हुआ है, मैं निश्चित रूप में मानता हूँ कि भविष्य की, अब देखिए राजनीति में है कोई साधु संत तो है नहीं, साधु संत तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय सुखराम जी के पूज्य बाबा जी भी साधु संत थे, समाज के लिए सब लोग करते। हम लोग भी राजनीति में होते हुए समाज के लिए समर्पित भावना से काम करते हैं। निश्चित रूप में ये एक संदेश पूरे देश के लिए है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा एक कदम है आज का कार्यक्रम। सुखराम जी का जो परिवार है, कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का जो स्थापना हुई उसका प्राथमिक सदस्य थे। आज क्या लगता है भाजपा ने वो किला भेज दिया? नहीं, हम लोग किला भेजने नहीं, हम लोग तो श्रद्धांजलि देने आए। बड़ों को सम्मान करना ये हमारी परंपरा है, वही सम्मान देने के लिए आए। जैसा कि हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर पूर्व सांसद स्वर्गीय हरमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी में से राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह के बेटे मोहित भाजपा में शामिल हुए हैं और भाजपा में आने वाले सभी लोगों का स्वागत है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ सूरज पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी में दंगा नहीं होने पर भी सियासत हो रही है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अगर दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियां इसका मुआवजा भरेंगी। पिछली सरकार ने दंगे करवाए और त्योहारों पर कर्फ्यू लग जाता था। सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है और कहा है कि यूपी को योगी सरकार की नहीं बल्कि योग्य सरकार की जरूरत है। तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। राजधानी लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में संबोधन के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अब राज्य में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। त्योहारों के सीजन में जब लोगों को व्यापार करना होता था तब राज्य में कर्फ्यू लग जाता था। सीएम योगी ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूपी में दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ियों का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं हो सकता। प्रदेश में पर्व त्योहार खुशी से मनाया जा रहा है। विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले जिन लोगों का शासन था वो भी सबके विकास की बात करते थे।
लेकिन विकास सिर्फ उनके परिवार का ही हुआ। बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया और अब जब प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है तो उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है। समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य को योगी सरकार की नहीं बल्कि योग्य सरकार की जरूरत है। प्रदेश सरकार लोगों से झूठ बोल रही है, आम जनता को धोखा देकर कारोबारी दोस्तों को सरकार फायदा पहुंचा रही है। कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। ये मिलावट वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, धुआं लाने वाले लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? सीएम योगी के इस बयान पर यूपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। शायद यूपी में पिछले कुछ साल में सियासी रोटियां दंगों की आग पर नहीं पक पा रही हैं। शायद पिछले कुछ साल में बिना कर्फ्यू के त्योहार मनाए जा रहे हैं। यूपी में अब मूर्तियां नहीं तोड़ी जाती। यूपी में अब कुम्हारों के बनाए हुए दिए लोग खरीदते हैं। लेकिन ये राजनीति है। यहाँ सरकार की हर उपलब्धि और सरकार की हर कमजोरी को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से ही जोड़कर देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां कोर्ट परिसर में वकील की हत्या का खुलासा हुआ है। वकील सुरेश गुप्ता ने वकील को मौत के घाट उतारा था। मुकदमों से परेशान होकर गोली मारकर हत्या की गई थी। 5 घंटे के भीतर खुलासा हुआ है। वकील ने दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम। जो यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, एसपी सिटी साहब, एसपी आरए साहब, एएसपी साहब और थानों की जो फोर्स थी आसपास की, कोतवाली की, सदर बाज़ार की, सब ने रिस्पॉन्ड किया। तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो स्थिति थी उससे ये दिख रहा था कि उनके कनपट्टी के थोड़ा सा पीछे एक गन शॉट वूंड था। उनके बॉडी के बगल में ही एक 32 बोर का कट्टा एक पड़ा हुआ था, देसी तमंचा जिसको कहते हैं। इसके पहले ये सुरेश गुप्ता बैंक में काम करते थे, स्टेट बैंक में, और जो मृतक हैं वो एक कोचिंग चलाते थे और इसी की अदावत थी दोनों में। इनके बिल्डिंग में, सुरेश गुप्ता की बिल्डिंग में इनकी कोचिंग चलती थी। सन 2000 के बाद से लगातार एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की मुकदमेबाजी की एक सीक्वेंस चल रहा था, जो परिवाद के रूप में दाखिल होता था कोर्ट में ही और उसकी विवेचना करा लेते थे। इस तरह से ही जब चल रहा था तो आज ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेश गुप्ता भी इसमें एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। अरे जो यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस 24 मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल हवारों पर डाल रखे थे। मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते थे और अगर कोई मुकदमा बंद होता था तो उसका रिवीजन डाल देते, ये जजमेंट गलत हुआ। मुकदमे तो 2008 से आप बता रहे हैं कि चल रहे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने उनकी हत्या की? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने को। या तो मैं 1 हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, अब सुसाइड कर लेता अपने को, या इनको मार देता। 2 में से एक चीज़ है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत बच गई। 24 मुकदमे। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को सजा का ऐलान हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। साकेत महाविद्यालय में एडमिशन के वक्त केस दर्ज हुआ था। अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक हैं इंद्र प्रताप। बाहुबली ब्राह्मण नेता के रूप में इंद्र प्रताप की पहचान है। सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे इंद्र प्रताप तिवारी। अयोध्या से बड़ी खबर, गोसाईगंज सीट से विधायक हैं इंद्र प्रताप। बाहुबली ब्राह्मण नेता के रूप में इनकी अयोध्या में पहचान है, बड़ी पकड़ भी है, लेकिन अब उनको सजा का ऐलान हुआ है। सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे इंद्र प्रताप तिवारी। ग्रेटर नोएडा स्थित गौर सिटी 2 गौर इंटरनेशनल स्कूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम गौर इंटरनेशनल स्कूल में 7 दिवसीय कार्य संचालित
रहेगा, जिसमें बच्चों से लेकर 40 वर्षीय युवक तक लोगों ने शाखा वर्ग का हिस्सा लिया और अलग अलग एक्टिविटी सीखने को मिली। और आज 7 दिन के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समापन अध्यक्षता के अध्यक्ष इंटरनेशनल स्कूल सीईओ आशीष कुमार शर्मा रहे। आशीष कुमार शर्मा की ओर से संघ के द्वारा शाखा कार्यक्रम की जमकर सराहना की गई और बच्चों से लेकर बड़ों की प्रशंसा की गई और कहा कि संघ की यह शाखा कार्यक्रम लगातार गौर इंटरनेशनल स्कूल में समय समय पर संचालित होती रहेगी। ये 7 दिन का एक कार्यक्रम है जो इंदिरापुरम क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के जो संघ के बच्चे हैं, जो बच्चे शाखा में जुड़े हुए हैं, उनके लिए 7 दिन का एक ये प्राइमरी कार्यक्रम रखा गया था। 4 कैंप होते हैं इनके, तो चौथा कैंप जो है वो किसी और स्कूल में करेंगे। ये पहला कैंप है जो 14 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक के जो संघ के जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, शाखा से जुड़े हुए बच्चे हैं, वो थे। करीबन 150 बच्चे यहाँ पे आके रहे हैं 7 दिन के कार्यक्रम के अंदर और 150 बच्चों की व्यवस्था संघ ने और हम लोग स्कूल ने, गौर इंटरनेशनल स्कूल ने मिलके एक उनका अरेंजमेंट यहाँ किया था रहने का। ये